Yes. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guards against the misuse of authority. जो हमारे political leaders हैं उनके द्वारा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा डाला जाता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मिसयूज ना कर सके उनकी पावर का. In case of the Indian Constitution, about which you will read more in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Fundamental rights का section है उसमें कई सारे rights को यहाँ पे बचाया गया है. Do you recall the chapter of Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from your class 7th book? अगर आपने नहीं देखा तो video भी uploaded है. In that chapter we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. ठीक है उनको sweep कराया जाता था. You read about the Indian Constitution guarantees the right to equality. सब लोग equal हैं. आपको किसी भी ground पे discrimination आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो religion हो, race हो, caste हो, gender हो या place of birth हो. आपके साथ कोई भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता किसी भी grounds पे, ठीक है, किसी भी reason से. The right to equality is one of the fundamental rights. ये बहुत important चीज है कि हमें सब equal हैं. ये हमें हमारा constitution बताता है. ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे, इवन आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे जा करके, अगर आप आर्ट्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी प्रिसाइजली अच्छे तरीके से बनाया गया एंड उस जमाने में बहुत अच्छा माना जाता था. अगर अभी की हम बात नहीं करें तो बाकी उस टाइम पे भी बहुत हमारा पावरफुल काइंड ऑफ माना जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other. जो dominating है, जो ज्यादा है, ठीक है, वो कहीं जो लेस पावरफुल ग्रुप है उनको डोमिनेट तो नहीं करे, परेशान तो नहीं करे. जो ज्यादा है या जिन पे ज्यादा पावर है, स्कूल में नहीं होते कुछ बुली बच्चे दूसरे को परेशान करते हैं. ठीक है, मान लो ज्यादा लड़के हैं तो लड़कियों को परेशान करे, ज्यादा लड़कियां हैं तो लड़के. क्यों इनइक्वालिटी क्यों रखे हम यहाँ पे भी? इक्वालिटी है. नाउ द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स. इसको भी रीड कर लेते हैं. गेम्स पीरियड है, चालू है. Let's play basketball today for a change. No, we will play cricket. The teacher decides we always have to. यहाँ पे लड़की बोल रही है we always have to do what the boys want because they are a majority. लड़के ज्यादा हैं तो हमें वो खेलना पड़ता है. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. The teacher decides to settle the problem with a show of hands. ही we won. शो ऑफ हैंड्स. ऑब्वियसली जब लड़के ज्यादा हैं तो वही मेजोरिटी में हाथ उनके खड़े होंगे. ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज इन द क्लास तो वही जीतेंगे एंड गर्ल्स नहीं जीतेंगे. तो गर्ल्स का कहना है कि कुछ और तरीका मैम को चूज करना था. तो अगर हमारा जो पैटर्न था ना रीड करने का वो गलत हो गया था. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड देन ये थर्ड है. पहले इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है. ठीक है, बट हमने स्टिल ये समझा यहाँ पे कि इनइक्वालिटी हो रही है. क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर रही है, कमजोर पा रही है और उसको अपने पावर्स का गलत यूज कर रही है. Such unhealthy situations can occur in democratic societies too. भले सोसाइटी डेमोक्रेटिक हो पर ये तब भी हो सकता है जहां पे जो मेजोरिटी है उसके फेवर के जो डिसीजन है, उसके मतलब के जो डिसीजन है वो माइनॉरिटी के ऊपर थोप दिए जाए. एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज prone टू टायरनी इन द मेजोरिटी. ठीक है, हर जगह इस तरीके का रूल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो कई जगह होता है जहाँ पे जो मेजोरिटी वो डोमिनेट कर रही है. The constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Minority के साथ as such कुछ discrimination ना हो, constitution इस चीज का भी ख्याल रखता है, इसके भी rules बनाता है. Now another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny. ठीक है, ये जो एक तरीके से dominate करना है उसको prevent करने के लिए, और domination by the majority of a minority. Now this can refer to one community dominating other, that is inter community domination, or members of one community dominating other members with the same community. एक ही community के दो members आपस में एक दूसरे को dominate कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. एक ही कम्युनिटी के दो अलग अलग मेंबर्स में डोमिनेशन वाला केस हो रहा है, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी. एक कम्युनिटी है वो दूसरे को डोमिनेट कर रही है, वो हो जाएगी इंटर कम्युनिटी. और जरूरी नहीं है कि जो मेजोरिटी में है वही माइनॉरिटी को कर सकता है. जो हो सकता है माइनॉरिटी पावरफुल हो, अगर माइनॉरिटी पावरफुल है तो वो मेजोरिटी को भी सप्रेस कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है. ठीक है, इट कैन हैपन वाइस वर्सा एज वेल. तो इस तरीके से नहीं लिया जा सकता ना. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. खुद से बचाइए. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. कई बार हम इस तरीके से एक
इशू को इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें साउंड, एक सेकेंड, एक बार हम ढंग से इसको करते हैं, स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट। अच्छा, कभी कभी हम कुछ इशू के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रांगली फील करते हैं एंड वो हमारे अगेंस्ट ही हो सकते हैं। लेट्स सी, शबनम इज इन अ फिक्स, she has a decision to make. I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I'm dying to watch it, but if I do that I won't have time to finish my revision. ठीक है, शबनम, why are you looking so worried? I want to watch the TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. तो वो कह रही है कोई टीवी मत देखो, so that मैं भी देख पाऊँ. It's a good thing I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters. ठीक है, तो it was good for her to make everybody not watch the TV, right? Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take could have an adverse effect. जैसे कि अगर वो बच्ची टीवी देखना चाहती तो वो लास्ट चैप्टर रिवाइज ना करती है, अगले दिन पेपर में उसकी बैंड बन जाती, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रांग डिक्टेटर. ठीक है, डिक्टेटर कई लोग चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक करने के लिए डिक्टेटर चाहिए, पार्टी सिस्टम हटाओ. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorship बहुत गलत है और हम सबके लिए बहुत बेकार इंटरेस्ट के साथ है. A good constitution does not allow all these whims to change its basic structure. Constitution का basic structure कोई नहीं बदल सकता. ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि constitution में changes हो सकते हैं, amendments हो सकते हैं, but जो constitution का basic structure है उसे कभी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अगर वही बदल दिया जाएगा तो बहुत सारी गलत चीजें हो सकती हैं. Right? It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. आसानी से आप लोगों के राइट्स ऐसे नहीं बदल सकते. ठीक है, समझाने का मेरा यहाँ मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो बदलाव ला सकती है, लेकिन हर जगह हर फेज में बदलाव नहीं लाया जा सकता. क्यों नहीं लाया जा सकता? क्योंकि उन्हें फिक्स कर दिया गया है ताकि लोगों के साथ कभी गलत हो ही ना सके, और वो राइट्स, वो जो फ्रीडम है, वो जो प्रोटेक्शन है, वो गिवन है. ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नहीं तो डेमोक्रेटिक बहुत ही जल्दी अनडेमोक्रेटिक बन भी जाएगी और पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके का ना हो. ठीक है, now let us try and understand the ways in which the above points get translated into certain ideas and rules by studying some of the key features of Indian Constitution. अब Indian Constitution के key features में आते हैं. By the beginning of the 20th century, जो आपका 1900 का period था, the Indian national movement had been active. किस लिए? फ्रीडम लेने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to imagining and planning what a free India would look like. वो यही सोचते थे कि हमारा इंडिया जब फ्री हो जाएगा तो कैसा लगेगा, ब्रिटिश रूल के अंदर क्या काम था, उनके रूल्स ओबे करो, जैसे वो रोल हमें दे रहे हैं वो काम करो. ठीक है, हमारा वही काम ही नहीं था. Now, the long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians कि फ्री इंडिया शुड बी डेमोक्रेसी. ठीक है, जहाँ पे सबके सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. जब इतना टाइम तक ऐसी सरकार थी, ऐसी गवर्नमेंट थी जो हम पे बहुत गलत तरीके से रूल कर रही थी, तो उसके बाद तो फ्री गवर्नमेंट चाहिए, मतलब फ्री तो हमें चाहिए था जहाँ पे सब पार्टिसिपेट कर सके. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. So this was done not by one person. एक इंसान ने रूल सेटअप नहीं करे, बट बाय अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. 300 लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थे. इन 1946, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा, अराउंड 200, अराउंड 300 भी बोल रहे हैं, 200 समथिंग जो नंबर होता है वो आपको देंगे. 1946 में ये लोग साथ में बैठे, वो मेट पीरियोडिकली फॉर नेक्स्ट 3 years, 3 साल तक, 46, 47, 48 एंड 49 तक ये बैठे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए. गलत हाईलाइट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए. ठीक है, दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम. क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंट्री जो अभी रिसेंटली फ्री हुई है उसके लिए इनको लिखना था. प्लस कितनी डाइवर्स कंट्री है इंडिया, कितने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कितने अलग अलग रिलीजन हैं, कल्चर कितने अलग अलग हैं. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. बहुत ज्यादा टर्मोइल था. क्यों? बिकॉज पार्टीशन हो रहा था. इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो हुआ था, एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड. कुछ जगहें थी उनको डिसाइड नहीं किया जा पा रहा था कि वो किस एरिया में आएंगी. ठीक है, मतलब वो इंडिया का पार्ट रहना चाहती हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहती हैं. ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उनके दिमाग में यही सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी. एंड
दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, दिखाता है कि डाइवर्सिटी कैसे आपकी मतलब डाइवर्सिटी चलते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी भी है, यूनिटी भी है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग मतलब पॉवर्टी को जड़ से हटा देना, खत्म कर देना। ठीक है, through socio-economic reforms as well as emphasizing मतलब importance डालना the crucial role of the people can play in choosing their representatives। लोगों के हाथ में बहुत बड़ी पावर है और वो किस तरीके से उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज की इन्होंने बात करी है। Now listed below are key features of the Indian Constitution, कुछ features हैं। While reading these, keep in mind the above mentioned concerns. Diversity हमारा concern है, unity हमारा concern है, and socio-economic reform हमारा concern है, and the representation that the authors of this document are grappling with. ठीक है, हम ये देखेंगे, try and understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India strong और democratic society में transform करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। This refers to the existence of more than one level of government in the country, एक लेवल से ज्यादा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे हमारी कंट्री में एक सेंटर है, सेंटर के अंदर स्टेट है और स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट भी है, तो 3 tier आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। In India, we have governments at the state level and at the center. Panchayati Raj is the 3rd tier of the government, and you have read about this in your 6th class already. पहला चैप्टर ये I guess था जहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी हुई थी। तो जहाँ पे एक से ज्यादा लेवल है गवर्नमेंट की उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जहाँ पे जो पावर है वो डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ भी है, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, नो बाकी तो हमने पढ़ ही लिया ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग काम है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग काम है, लोकल गवर्नमेंट का अलग काम है। दिस मेक्स द पावर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, कोई अथॉरिटी आपका प्रॉब्लम भी नहीं हो गया, लोगों को भी बेटर वो मिलेगा। Now, the vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city, नई दिल्ली में बैठ के decisions बना रहे हैं, जबकि लोग ये चाहते थे कि state wise भी particularly area के हिसाब से भी government होनी चाहिए। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, कुछ ऐसे topics होते हैं जो नेशनल कंसर्न के होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। ठीक है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के ही मानने पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट है। अगेन व्हेन यू ग्रो अप, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप आगे इसे कंटिन्यू करते हैं, बहुत लिस्ट लिखी हुई है जिसमें कौन सी पावर किसके हाथ में है ये हमें पता लगता है, कौन सा टॉपिक किसके हाथ में है। ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्ट है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी, कौन कहाँ से पैसा लाएगा। ठीक है, Under federalism, the states are not merely agents of federal government, but draw their autonomy from the constitution as well. Constitution में भी कुछ powers दी हुई हैं central state government को। All persons in India are governed by laws and policies made by each levels of government. ठीक है, हर लेवल का गवर्नमेंट अपने लॉज बनाती है, उसी हिसाब से लोगों को गवर्न किया जाता है। सेकेंड सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको लोग इलेक्ट करते हैं ना, स्टेट के भी हैं आपके पास और वैसे भी हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। Your class 7 book began with the story of Kanta who was standing in line। हाँ, ये मैंने वीडियो भी इसका अपलोड किया है, जहाँ पे कांता जो है वो लाइन में खड़ी हुई थी और इलेक्शन के लिए वोट करने देने गई थी। तो सारे लोग, अमीर गरीब, अर्निंग अनएम्प्लॉयड, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर रेस, हर जेंडर, हर टाइप के लोग उस एक ही लाइन में खड़े थे। और ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसने पैसा देके वो आगे जाके वोट करेगा। Everybody is supposed to stand in that queue, in that line in order to vote। वहां पे इक्वालिटी दिखती है। ठीक है, Now the Constitution of India guarantees universal adult suffrage for the citizens, मतलब जिनकी भी उम्र जो है 18 से ऊपर है are allowed to vote। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको ये जाके पता लगेगा, पीछे एज इन टाइम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी कंट्रीज में, इवन इंडिया में बहुत पहले जो वोटिंग थी, इट वाज ओनली फॉर मेन। ठीक है, एंड ऑल्सो एक सर्टेन मनी, एक स्टेटस जिनका होता था, उनको जो बड़े पैसे वाले पावरफुल होते थे। इंडिया में जब ये आया, इसमें सबको मिला। ठीक है, सब वोट कर सकते हैं, चाहे वो
women हो, चाहे वो कोई भी स्टेटस से हो, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, everybody is allowed to vote now. ठीक है. Now, when they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset. सब उसी हिसाब से चलेंगे, है ना. जो कास्ट सिस्टम है, जो हायरार्कीज हैं, जेंडर हायरार्कीज है, वो सब इससे थोड़ा हमारा हटेंगे, हम उनके जो बंधे में थे वो हट जाएगा. But this means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Obviously वोट करने जाते हैं. Also every citizen of the country, irrespective of his her social background, can also contest in elections. ठीक है, हम भी खड़े हो सकते हैं. certain criteria होता है, certain age होता है, बहुत चीजें होती हैं, वो भी आगे चैप्टर्स में, नॉट आगे चैप्टर, आगे क्लासेस में आती है, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन एलिजिबल होता है कंटेस्ट करने के लिए. बट अदरवाइज नॉर्मली इंडियंस जो है वो नॉर्मली कंटेस्ट कर सकते हैं. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल. अकाउंटेबल मतलब जवाब देना है इनको, हम कभी भी इनको क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम आगे यूनिट 2 में पढ़ेंगे. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जहां लोगों ने इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाया है, जो हमारा आगे काम करते हैं हमारे एंड से, हमारे बिहाफ पे. सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के. कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, आप लोग अगर नोट्स चाहिए तो मेरे को बताना. ब्यूटीफुल नोट्स बनते हैं ऐसे चैप्टर्स के, जहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में 3 जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के. ठीक है, फिर इस तरीके से यहाँ पे लेजिस्लेचर लिखिए या एग्जीक्यूटिव, यहाँ जुडिशरी. अगर आपको नॉर्मली भी आंसर देना है, इफ यू मेक दिस फ्लो चार्ट, आपका आंसर एक नंबर बेटर ही होगा. ओके, पॉइंट्स में लिखिए, ऐसे बनाइए. इट विल ऑलवेज हेल्प यू फेच बेटर मार्क्स. ओके, नाउ द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. लेजिस्लेचर कौन है? जिनको हमने इलेक्ट किया है. एग्जीक्यूटिव कौन है? ये एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं. ठीक है, जो भी लेजिस्लेचर के नीचे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ये सब चीजें देखते हैं, है ना. जो हमारे कलेक्टर हो गई, वो ये सब चीजें देखते हैं. जुडिशरी क्या हो गया? जुडिशरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बट जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है जो ये देखता है कि अगर कोई गलती हो रही है किसी भी ब्रांच से या कहीं भी कोई गलती हो रही है, उसको ठीक करने का काम, उसको लुक आउट करने का काम है जुडिशरी का. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑफ ईच ऑर्गन. ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखते हैं. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देखता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एंड तभी बैलेंस हो पाता है. ठीक है, अदरवाइज बैलेंस हो भी ना पाए. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे बॉक्स दिया है, मैं आपको पहले भी समझा रही हूँ. स्टेट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कई बार, एंड दिस डज नॉट रेफर टू स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, वी यूज स्टेट, rather when we use state, we are trying to distinguish it from the government. Okay, government is responsible for administering and enforcing laws. The government can change with elections. The state on the other hand refers to a political institution. ठीक है, एक जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लोगों को. ठीक है, एक टेरिटरी में होता है. फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. द सेक्शन और फंडामेंटल राइट्स हैव ऑफन बीन referred to as conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, मतलब ये नॉट द चेंजिंग गवर्नमेंट, जो एक टेरिटरी एक एरिया को वो कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं. तो वो कहीं मतलब उनसे बचा रहा है उनके गलत पावर्स मिसयूज से. The Constitution thus guarantees the rights of individuals and against the state as well as against other individuals. Moreover, the various minority communities also express the need for the Constitution to include the rights that would protect their groups. ठीक है, कुछ नहीं बोला कि हमारे ग्रुप्स को बचाने के लिए भी आप कुछ rights डालिए कॉन्स्टिट्यूशन में. And the Constitution therefore also guarantees the right of minorities against the majority. ठीक है, as Dr. B.R. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज अ पार्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The first objective is that every citizen must be in the position to claim those rights. ठीक है, सब वो rights claim कर सकते हैं. And secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. सबके ऊपर ये laws आपके binding हैं. ठीक है,
एवरी अथॉरिटी जिनके पास पावर है टू मेक द लॉज. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. नाउ in addition to fundamental rights, the constitution also has a section called directive प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये भी एक सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. ठीक है. जो बेटर रिफॉर्म्स मतलब बदलाव के लिए ये सेक्शन रखा गया है. एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज जो कि पॉवर्टी को या तो इरेडिकेट करें या तो रिड्यूस करें. ठीक है. सोशो इकोनॉमिक मतलब पैसों रिलेटेड, तो पॉवर्टी तो कम होनी ही चाहिए. ठीक है. आगे हम सेक्युलरिज्म में पहुंचने से पहले, सेक्युलरिज्म के बारे में रीड करने से पहले, व्हिच इज द लास्ट टॉपिक, मैं आपको जरा ये बॉक्स एक बार दिखा देती हूँ. फंडामेंटल राइट्स इसमें इंक्लूडेड है. पहली बात तो राइट टू इक्वालिटी. एवरीबडी इज इक्वल. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हो सकता, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, किसी भी ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. आई वुड लाइक यू टू पर्सनली गो थ्रू एंड रीड ऑल दिस बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ये पर्टिकुलर बॉक्स में इसमें स्टार भी मार रही हूँ. ये अभी नहीं, ये आप जितनी क्लासेस आगे पढ़ेंगे हर जगह आपको ये डिब्बा मिलेगा ही. एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपको बाद में आसानी पड़ेगी. देन राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम क्या है? सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है. आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, बट आप कुछ ऐसे हार्म नहीं कर सकते. राइट. आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इस कंट्री के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं. अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बेसिक है, इसमें क्या बताने वाला है. कुछ कंट्रीज ये सब चीजें भी मना करती हैं. सोचो, इट्स अप टू दैट एक्सटेंट. ठीक है. तो हम अपनी कंट्री के किसी भी पार्ट में जा के रह सकते हैं. ठीक है. कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. अप टू अस. ऑल्सो हमें अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिली गई है. कई लोग तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी बहुत ज्यादा मिसयूज कर देते हैं. मूविंग ऑन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन मतलब यूज करना गलत तरीके से. ठीक है. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमंस को लेके बेच दिया जाता है, बच्चों को. फोर्स लेबर होता है. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट होता है चिल्ड्रन का अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल के बड़े हैं तो काम कर सकते हैं, उससे नीचे काम नहीं कर सकते. ये सारी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ये राइट बनाया गया है. जिसका वायलेट हुआ, जिसके साथ गलत हुआ, वो जाके कंप्लेन कर सकता है. फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कोई भी अपना रिलीजन आराम से फॉलो कर सकता है. कोई भी आपको आपकी चॉइस है. ठीक है. कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स की जो भी माइनॉरिटीज हैं या जो भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और वहां पे वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. दिस अलाउज सिटीजन टू मूव फ्रीली टू द कोर्ट move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated. ठीक है. अगर आपके साथ कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपके राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप सीधे इस राइट की मदद से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की मदद से कैन गो एंड कंप्लेन अबाउट इट. ठीक है. आगे लास्ट है आपका पार्ट है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं. सेक्युलरिज्म. सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन. कई कंट्रीज आपने देखी हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन अपना रखा है और वो उसी रिलीजन को बढ़ावा देते हैं. ठीक है. बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है. नो मेजोरिटी नो माइनॉरिटी. बट यहाँ पे कंट्रियां कहीं बोलती हैं कि ये हमारी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है, बट इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. You now understand that the ways in which a country's history often determines the kind of constitution. क्या कंट्री का पास्ट रहा है वैसे ही उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, चाहे वो नेपाल की बात करो चाहे वो इंडिया की बात करिए. Now the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all the citizens of the country to adhere to. ऐसे रोल हो जो हम निभाना भी चाहे ना. ठीक है. Including the representative that we elect to rule. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स. अमेंडेड मतलब चेंजेस लाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो बदल रही है. पॉलिटिक्स बदलेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बदलेगा. लेकिन बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी चेंज. जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो नहीं बदली जा सकती. ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री. ठीक है. मेजर चेंज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा चेंज हुआ है. ठीक है. हमने नेपाल के केस में देखा था हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी. नाउ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट एबल टू ग्रास्प. अलग अलग फीचर्स हैं. डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट. इन द रेस्ट ऑफ द बुक हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्लासेस में भी जाके पढ़ते रहेंगे इन सारे फीचर्स को. बट फॉर नाउ आपको 2-4 बातें ये सब पता होनी चाहिए थी, इसलिए इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है. ठीक है. विद दिस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है. इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स आप मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए. आई विल अपलोड. इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मतलब चाहिए प्रिसाइज फॉर्म में तो मैं वो भी दे सकती हूँ अलॉन्ग विद ऑल द फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग. प्लस अगर आपको पेपर में लिखने के कुछ एग्जाम में कैसे
कैरी आउट करना है, आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसके बारे में कुछ चाहिए हो वीडियो, आई कैन अपलोड दैट ऑल्सो, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक फीचर्स एक बार आप देख लीजिएगा, फीचर्स में क्या क्या आ रहा है आपका, फेडरलिज्म आ रहा है, सेक्युलरिज्म आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स आ रहा है, आई डोंट थिंक सो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये 5 फीचर्स हैं, गो थ्रू देम, ये सब आपके सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट चीज भी है। विद दिस आई थिंक यू आर क्लियर विद द चैप्टर, कोई डाउट है अगेन कमेंट, we'll meet in the next class. Thank you so much for joining in.